जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 16 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के सितंबर 2025 के बुलेटिन के अनुसार यूपीआई लेन देन तीव्रता के मामले में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? भारतीय रिजर्व बैंक के सितंबर 2025 बुलेटिन के अनुसार यूपीआई लेन देन तीव्रता के मामले में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो आगे है सबसे तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना जो है सबसे आगे है इस मामले में, तो इसको आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा सितंबर 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार तेलंगाना राज्य यूपीआई लेन देन तीव्रता के मामले में जो है भारत में सबसे आगे उभरा है। इसका अर्थ है कि तेलंगाना में प्रति व्यक्ति यूपीआई भुगतान की आवृत्ति अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। अध्ययन में पाया गया कि दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों विशेष करके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी यूपीआई का उपयोग अत्यधिक स्तर पर है, लेकिन तेलंगाना ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल भुगतान व्यवहार में नया मानक स्थापित किया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन की गति तेजी से बढ़ रही है और यूपीआई अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्वीकार्य भुगतान माध्यम बन चुका है। इससे देश के कैशलेस अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डीआरडीओ ने पूरे भारत में 300 मेगावाट सौर परियोजनाएं विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? डीआरडीओ जो है इसने पूरे भारत में 300 मेगावाट सौर परियोजनाएं विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ जो है समझौता किया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ। किसके साथ? भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ इसने समझौता किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और प्रतिष्ठानों में सौर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना है। इस सहयोग के तहत देश भर में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। यह पहल डीआरडीओ के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक सभी डीआरडीओ प्रतिष्ठानों को स्वच्छ ऊर्जा से संचालित करना है। यह समझौता न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के सतत विकास लक्ष्यों और हरित ऊर्जा मिशन को बल प्रदान करेगा। इस कदम से रक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रेलिवेंट एंड रेजिलिएंट 2 का विमोचन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इन्होंने किस लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रेलिवेंट एंड रेजिलिएंट 2 का विमोचन किया? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान का। किसकी पुस्तक? जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इन्होंने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रेलिवेंट एंड रेजिलिएंट 2 शैपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स का विमोचन किया। इस पुस्तक का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु एक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। पुस्तक में रक्षा बलों की संरचना, आधुनिकीकरण और उभरती तकनीकों के उपयोग पर गहन विश्लेषण किया गया है। यह सैन्य सुधारों, रणनीतिक दृष्टिकोण और रक्षा नवाचार पर केंद्रित है ताकि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। रक्षा मंत्री ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह भारतीय रक्षा नीति निर्माताओं और सैन्य अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत के रूप में काम करेगी। यह भारत को आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन और आधुनिक सैन्य क्षमता की दिशा में प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है आज का कि टीवी धारावाहिक महाभारत में
कर्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का हाल ही में कितनी आयु में निधन हुआ है। टीवी धारावाहिक महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले जो अभिनेता थे जिनका नाम है पंकज धीर, इनका हाल ही में कितनी आयु में निधन हुआ है। तो इनका निधन हुआ है 68 वर्ष की आयु में। कितना? 68 ईयर्स की आयु में इनका निधन हुआ है। प्रसिद्ध अभिनेता थे ये, जिन्होंने B.R. चोपड़ा के लोकप्रिय टीवी धारावाहिक महाभारत में कर्ण की प्रतिष्ठित भूमिका निभाई थी। इनका 68 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ महीनों से उपचाराधीन थे। पंकज धीर भारतीय टेलीविज़न और बॉलीवुड के प्रसिद्ध चेहरों में से एक रहे हैं। उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाई, जिनमें बादशाह, तुमको ना भूल पाएंगे, ज़मीन और राज तिलक जैसी फिल्में शामिल हैं। उनका किरदार कर्ण भारतीय टेलीविज़न इतिहास का एक अमर चरित्र बन गया है। पंकज धीर की कला ने न केवल दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि उन्होंने भारतीय पौराणिक चरित्रों को जीवंत करके दिखाया। उनका योगदान भारतीय मनोरंजन जगत में हमेशा याद किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए कौन सी नई सेवाएं शुरू की है। भारतीय रेलवे जो है इसने हाल ही में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए कौन सी नई सेवाएं शुरू की है। तो इसने शुरू किया है डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाएं। कौन सी? डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के लॉजिस्टिक नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने और माल परिवहन को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से 3 नई माल ढुलाई और पार्सल सेवाओं का उद्घाटन किया। इन सेवाओं को डोर टू डोर मॉडल पर आधारित किया गया है ताकि व्यापारी, उद्योगपति और छोटे व्यवसायी सीधे रेल सेवा से जुड़ सके। इन नई सेवाओं में शामिल है सुनियोजित ट्रांजिट कंटेनर सेवा जो कि दिल्ली से कोलकाता, डोर टू डोर पार्सल सेवा मुंबई से कोलकाता और एफिकेंट लॉजिस्टिक हब सेवा जिसे रेलवे ग्रुप 5 के तहत शुरू किया गया है। इन सेवाओं का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना और भारतीय समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है। यह पहल भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि यह सेवाएं मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों को भी मजबूती देंगी। आज का अगला प्रश्न है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 में लगभग कितने प्रतिशत हो गई है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में महिला श्रम बल भागीदारी जो है दर 2023-24 में लगभग कितने प्रतिशत जो है हो गई है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 42%। कितनी हो गई है? 42% हो गई है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी जो है वर्ष 2017-18 के 23% से बढ़ करके लगभग 42% हो गई है। कितनी? 42% हो गई है। पहले थी 23%। ये कितना में? तो 2023-24 में जो है 42% हो गई है, जो कि 2017-18 में 23% थी। यह देश के लैंगिक समानता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिली है। इसका श्रेय सरकार की विभिन्न योजनाओं को जाता है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, महिला उद्यमिता मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कौशल विकास अभियानों को इसका श्रेय दिया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पिछले एक दशक में ब्रिक्स देशों जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्रवृत्ति जो है भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक समावेशी और संतुलित दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 69 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन होने वाले गोवा के किस वरिष्ठ नेता और वर्तमान कृषि मंत्री का नाम है? नाम क्या है?
यानी कि 69 वर्ष की आयु में हृदय गति से रुकने से निधन हुआ है किनका, उनका नाम आपको बताना है, जो कि गोवा के वरिष्ठ नेता थे और वर्तमान में कृषि मंत्री के पद पर ये थे। तो इनका नाम है रवि नाइक। क्या नाम है? रवि नाइक इनका नाम है। देखिए, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रवि नाइक का 79 ईयर्स की आयु में हृदय गति के रुकने से निधन हो गया। वे राज्य की राजनीति के एक वरिष्ठ और लोकप्रिय चेहरे थे। अपने विनम्र स्वभाव और प्रशासनिक दक्षता के लिए वे जनता के बीच बेहद सम्मानित थे। रवि नाइक ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने गोवा के ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी पहचान एक ऐसे जननेता के रूप में रही जो किसानों की समस्याओं को समझते थे और उन्हें नीति निर्माण में प्राथमिकता देते थे। उनका जीवन समर्पण, सादगी और सेवा की भावना का प्रतीक रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब विकसित करने के लिए अडानी ग्रुप ने किस वैश्विक टेक कंपनी के साथ साझेदारी की है? हाल ही में भारत के सबसे बड़ा AI डेटा हब विकसित करने के लिए अडानी ग्रुप ने किस वैश्विक टेक कंपनी के साथ जो है साझेदारी किया है? तो इसको याद रखिएगा, गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ। अडानी इंटरप्राइजेज जो है, इसके संयुक्त उद्यम अडानी कनेक्ट्स ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब विकसित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी किया है। यह परियोजना भारत को वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। इस परियोजना के लिए अगले 5 वर्षों में $15 अरब का निवेश किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में डेटा सेंटर की क्षमता 1 गीगावाट रखी जाएगी, जिसे आगे कई गीगावाट तक जो है विस्तारित करने की योजना है। यह भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना केवल डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड सेवाओं में आत्मनिर्भरता लाएगी, बल्कि गूगल के वैश्विक AI हब नेटवर्क का हिस्सा भी बनेगी। इससे आंध्र प्रदेश को तकनीकी निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करें तो UAE ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की सामुदायिक क्षमता बढ़ाने के लिए कितनी राशि देने का संकल्प लिया है? UAE जो है, इसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की सामुदायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कितनी राशि देने का जो है संकल्प लिया है? तो इसको आपको जो है याद रखना है, $10 मिलियन। कितना? $10 मिलियन। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने एशिया और प्रशांत के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए $10 मिलियन अमेरिकी देने की घोषणा किया है। यह कदम उन देशों की सहायता के लिए उठाया गया है जो अक्सर जलवायु परिवर्तन, चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं से प्रभावित होते हैं। यह पहल UAE सहायता एजेंसी के माध्यम से लागू की जाएगी और इसमें वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के साथ साझेदारी की गई है। इस परियोजनाओं के तहत स्थानीय समुदायों को आपदा पूर्व तैयारी, चेतावनी प्रणाली और पर्यावरणीय पुनर्स्थापना के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। यह घोषणा 2025 में आबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान की गई। यह UAE की पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह फंड क्षेत्रीय स्तर पर जलवायु सहनशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और सारे आर्टिकल अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को शेयर भी करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।